4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया, जहां दो स्पीड बोट की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं बता दें कि हादसे के समय दोनों बोट में कुल 15 लोग सवार थे। टक्कर के बाद एक बोट पलट गई, जिससे कई लोग पानी में गिर गए। वहीं पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया है कि बोट चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 26 जुलाई को रात करीब 8:40 पे थाना रामगढ़ ताल पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रामगढ़ ताल में 2 बोट की टक्कर होने की सूचना थी, जिसमें कुल 3 लोग घायल थे। सूचना मिलते ही तुरंत ही घायल लोगों को उपचार हेतु सदर अस्पताल में भेजा गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम लखीमुद्दीन है, जो कि कुशीनगर का रहने वाला है, इसकी मृत्यु हो गई। शेष जो 2 घायल है वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में अधिक जानकारी की तो 2 नाव जो स्पीड की वजह से एक दूसरे से टक्कर हो गई थी, उस वजह से जो मृतक है उसके सर पे चोट आई थी और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। जानकारी करने पे पता चला कि इसमें कोई नाव पलटी नहीं थी या फिर कोई नाव से नीचे नहीं गिरा था। टक्कर होने की वजह से और चोट आने की वजह से इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में FIR रामगढ़ताल थाने पे पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें दोनों नाव के जो चालक हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। और इसमें जो एक नाव का चालक है उसको हिरासत में लेके जो दूसरे नाव का चालक है उसको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। नहीं, देखिए, रामगढ़ ताल में एक 2 बोट्स के आपस में जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि भिड़ंत की वजह से एक में एक फैमिली थी, अराउंड 9 लोग थे, और दूसरे बोट में 6 लोग थे। और एक जो स्पीड बोट थी वो दूसरी बोट से टकराई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति लखीमुद्दीन जो 22 साल के हैं उनकी मृत्यु हो गई। और 2 लोग अभी यहाँ पे इंजर्ड है, पर वो खतरे से बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सभी लोग ऑलरेडी घर जा चुके हैं, वो खतरे से बाहर हैं। कंसर्न्ड प्राइमा फेसाई जिन भी लोगों के द्वारा ये चालक थे या जो भी थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और इसमें एक जांच कमेटी तत्काल बना दी जा रही है कि विदिन 3 डेज इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं और कहीं पे भी जहाँ पे भी नेग्लिजेंस या कुछ दिखेगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। लगातार इस तरह की घटना लापरवाही सामने आती रही। नहीं, देखिए, ये अभी किसी को नहीं पता कि इंसिडेंट कैसे हुआ है और क्या हुआ है। अगर परिवार से भी पूछे, किसी को नहीं पता कि गलती किसकी है, तो इसीलिए किसी चीज़ पे भी पहले कमेंट करना सही नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो परिवार है या जो 1-2 लोग इंजर्ड है, पहले उनका समुचित इलाज किया जाए और इसकी तय तक जो भी अगर कहीं पे भी इसमें जैसा आप कह रहे हैं अगर कोई नेग्लिजेंस है तो कार्रवाई भी की जाएगी। गोरखपुर फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित गोरखपुर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता P डिवीजन का शुभारंभ सेंट एंड्रयूज PG कॉलेज मैदान में हुआ, जहां उद्घाटन दिवस पर खेले गए 3 मुकाबलों में MG फुटबॉल क्लब, सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब और फिटनेस क्लब ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया है। बता दें, पहले मुकाबले में MG फुटबॉल क्लब ने सेंट एंड्रयूज PG कॉलेज को 6-0 से हराया। दूसरे मैच में सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब ने धर्म स्पोर्टिंग को 3-1 से शिकस्त दी है। वहीं दिन के अंतिम मुकाबले में फिटनेस क्लब ने यंग बॉयज चरगामा को 2-0 से हराकर अगले दौर का टिकट कटाया है। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के बढ़लगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शुरुआती जांच में शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। बता दें, मृतक की पहचान बैरिया खास गांव के केवटान टोला निवासी 30 वर्षीय मिथिलेश केवट के रूप में हुई है, जहां परियोजना के अनुसार वो शराब पीने का आदी था और 2 दिन पहले नशे की हालत में गांव की पुलिया पर देखा गया था। सोमवार सुबह उसका शव सड़क किनारे मिला, जहां पुलिस ने सूचना दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।
बदायूं में एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस और कुछ लोगों पर घर में घुसकर नकदी और जेवर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के अटल नगर निवासी संजीव कुमार का कहना है कि मकान विवाद के दौरान कुछ लोग पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे। शिकायत में घर का ताला तोड़कर 8,80,000 की नकदी और करीब 100 ग्राम सोने के जेवर ले जाने, पत्नी से मारपीट करने और पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। बरेली में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को लेकर साधु संतों, गौ सेवकों और हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देने से इनकार करते हुए कहा कि ज्ञापन केवल जिला अधिकारी को ही सौंपेंगे। शहर के विभिन्न हिस्सों से पदयात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए, जहां इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जय श्री राम और गौ माता के समर्थन में नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन प्रदर्शनकारियों से वार्ता करता रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीतापुर में समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के कार्यकर्ताओं ने जौहर विश्वविद्यालय को जारी दोस्तीकरण नोटिस के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर नोटिस वापस लेने की मांग की है। सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शफीक खान के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य जुड़ा है। उनका कहना है कि अगर कोई निर्माण संबंधी अनियमितता है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया से किया जाए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान को ध्वस्त करना उचित नहीं होगा। प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर बदायूं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जहां सोमवार को जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने बेला डांडी घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की है। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर में हनुमंत विहार पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से पीएसी कर्मी के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का लगभग पूरा सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन और राहुल के रूप में हुई है, जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का लगभग 100% माल बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। देखिए, ये 24/7 को थाना हनुमंत विहार के बख्तौरीपुरवा मोहल्ले में एक सुबह लगभग 4 बजे एक बंद घर में चोरी की घटना हुई थी। एक हमारे पीएससी के ही रिटायर्ड जवान श्री फूल सिंह जी हैं, उनका परिवार वहाँ रहता है और उसके थोड़ा सा आगे एक खाली प्लाट इनका है जहाँ पर इनके जानवर हैं। इनकी बहू और इनके बेटे घर पर थे, लेकिन ये लोग अपने जानवरों को चारा देने के लिए चले गए थे और उन्होंने गेट पर ताला लगा रखा था। हालांकि ऊपर के पोर्शन में इनका एक ग्रैंडसन था, वहाँ पे था। तो ये दोनों शातिर चोर हैं और ये रेकी करके बंद घरों में चोरी करने का इनका एक मोडस है। ये लोग वहाँ सुबह अपना निकले थे और इन्होंने जब एक घर में ताला लगा देखा तो उस घर का ताला तोड़ करके अंदर गए और फिर कमरे का ताला तोड़ करके वहाँ से लगभग इनकी 21 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश और अन्य सामान ये लोग चोरी करके ले गए थे। इसमें हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी नौबस्ता, इनका अच्छा पर्यवेक्षण रहा और इसमें 3 टीमें बनाई गई थी जो लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये लोग अभियुक्तों के घर तक पहुंचे और उनको चिन्हित करके फिर उनकी आज गिरफ्तारी हुई है रात्रि में। और गिरफ्तारी के पश्चात इसमें लगभग संपूर्ण माल 21 लाख रुपए का जो भी चोरी गया था उस संपूर्ण माल इस टीम ने बरामद किया है। तो सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशन त्रिनेत्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा।
और इसमें हमारी जो थाना हनुमान बिहार की टीम थी, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज और उनकी सारी टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और बरसात का भी मौसम था और थोड़ा परिस्थितियां भी बहुत विपरीत थी, लेकिन इन लोगों ने लगातार इसमें अपना वर्क जारी रखा और उसी का परिणाम है कि ये केस बहुत अच्छे तरीके से अनावरित हुआ है और दोनों अभियुक्त मेडिकल परीक्षण के पश्चात जेल भेजे जा रहे हैं और इसमें संपूर्ण माल भी बरामद हुआ है। इसमें मुख्य बात यह है कि ये दोनों अभियुक्त पूर्व से जेल में थे और वहाँ पर जेल में इनकी दोस्ती हुई थी। इसमें एक के ऊपर 16 मुकदमे हैं और दूसरे अभियुक्त के ऊपर 9 मुकदमे हैं। दोनों शातिर चोर हैं और लगातार ये चोरी की घटनाओं को घूम घूम करके अंजाम देते हैं। पूरे जनपद में इनका चोरी का इतिहास है और इसमें जो ये हमारी टीम ने जो कार्य किया है, इस कार्य के लिए इनको 25,000 रुपये का एक पुरस्कार भी पूरी टीम को दिया जाता है और इस संपूर्ण टीम की इनके कार्य की सराहना की जाती है। ये है राहुल कनौजिया और उसके ऊपर 16 मुकदमे हैं और पवन उर्फ रवि चौरसिया, इसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इनके हिस्ट्री शीट खोलना, इनके ऊपर भविष्य में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया सर हमारे घर में रात्रि के समय, और मेन गेट का ताला तोड़ करके और मेन अंदर जो सामान रखा था उसके ताले तोड़कर तिजोरी, बक्से और सूटकेस वगैरह के साले ताले तोड़ के। कितने की चोरी हुई थी आप? लगभग चोरी, जेवरात की चोरी 19,50,000 की और नकदी जो रखी हुई थी वो 1,10,000 थी, वो लेकर बदमाश फरार हो गए। आपकी घटना है ये लगभग अभी 20 तारीख की घटना है और रात में, और उस दिन से पूरी पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से पूरी कार्रवाई कर रही है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो इतनी बड़ी वारदात को जो उम्मीद न थी वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। चोरी का सारा सामान मिल गया? चोरी का सारा सामान पूरा लगभग मिल गया सर। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक दरोगा और सिपाही का निर्माणाधीन दीवार गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ग्राम कैरुआ में जमीन विवाद के दौरान पुलिसकर्मी बिना कोर्ट आदेश के मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन दीवार गिरा दी है, जहां ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उप निरीक्षक ने नियमों की जानकारी न होने की बात कहते हुए गलती स्वीकार की है। वहीं एसएसपी ने मामले की जांच सीओ फरीदपुर को सौंप दी है। दिनांक 26/7/2026 को सोशल मीडिया पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक दीवार को क्षतिग्रस्त किए जाने की बात प्रकाश में आई और लोग वीडियो का संदर्भ लेते हुए उच्च क्षेत्राधिकारी फरीदपुर के द्वारा संपूर्ण प्रकरण की जांच की गई तो वाकयात इस प्रकार पाया गया कि थाना फरीदपुर जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम कैरुआ के निवासी रजनेश पुत्र वेदराम तथा उनके सगे भाई आरेंद्र के विरुद्ध कृषि भूमि लगभग 7 बीघा जमीन के बंटवारे तथा उसमें निर्माण कार्य को लेकर आपस में काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में 24/7/2026 को एक पक्ष रजनीश के द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया, जिस पर दोनों पक्षों को मौके से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाने पर लाया गया तथा उनके विरुद्ध 170 BNSS की कार्रवाई अमल में लाई गई। इनको समझाने के बावजूद पुनः 26/7/2026 को निर्माण कार्य को लेकर पुनः आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुए और विवाद पुनः खड़ा हुआ, जिसमें पुनः इनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किए गए। मौके पर डायल 112 पुनः दोनों पक्षों को थाने लाकर उनके विरुद्ध 170 BNSS की कार्रवाई की गई। साथ ही थाने से मौके पर गए उप निरीक्षक प्रवीन्द्र कुमार तथा आरक्षी श्रीकांत के द्वारा बिना किसी न्यायालय या विधिक या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बावजूद उनके द्वारा दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसका सक्षम अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया है और इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। जांचोपरांत इनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के बिस्वा में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के मामले में जांच समिति ने इलाज में लापरवाही की पुष्टि की है। डीएम के निर्देश पर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज की गंभीर हालत के बावजूद उसे समय पर उच्च चिकित्सालय रेफर नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं मृतक की पत्नी की शिकायत पर बिस्वा कोतवाली में अस्पताल संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस लाइन में आयोजित स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को पॉक्सो मामलों में 100% रिपोर्टिंग और बच्चों की पहचान गोपनीय रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अपराध ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी बच्चे की पहचान सार्वजनिक न हो। बैठक में पॉक्सो मामले की जांच, अभियोजन, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई है। वहीं अधिकारियों को संबंधित मामलों में बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। सपा नेताओं ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है और इससे हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय के संबंध में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक महोत्सव का आयोजन होगा, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री और गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपने ब्रह्मलीन गुरुजनों और महायोगी गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजन करेंगे। इसके बाद गोरक्ष पीठ के साधु संतों, शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री राम कथा की पूर्णाहुति, सामूहिक आरती, भजन, आशीर्वचन और सहभोज का भी आयोजन किया जाएगा, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में इस पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।